हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने में जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है और ये उनकी इंग्लिश लिटरेचर की किताब है 9th क्लास के लिए, पैनोरमा पार्ट 1, उसका चैप्टर नंबर 3, ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। साइलेंस का मतलब समझ रहे हैं ना आप? साइलेंस का मतलब होता है शांत होना और रिवॉल्यूशन का मतलब है क्रांति। तो एक क्रांति जो बहुत धीरे धीरे हुई और बड़ी शांति से हुई और आजकल ये बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आई है। इसकी वजह से हमारी आपकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन की दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आया है और आज हम लोग उसी की बात करने जा रहे हैं। सो दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स Patna edition talks about one of the latest and very popular means of communication known as SMS. This piece has been written by कुणाल वर्मा। तो SMS आप सब लोग समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से जितने भी लोग मोबाइल से मेरा ये लेक्चर सुन पा रहे हैं, इसे अटेंड कर पा रहे हैं, वो SMS का मतलब ज़रूर समझते होंगे और उन्होंने इसे ज़रूर किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल किया होगा। SMS स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। तो अगर मैं और आप या कोई भी आदमी मोबाइल चला रहा है तो ऐसा कहना बिल्कुल ही नामुमकिन होने वाली बात है कि उसने सिर्फ मोबाइल को बोलने के काम के लिए इस्तेमाल किया हो, SMS के लिए इस्तेमाल ना किया हो। ऐसा हो सकता है, मतलब कोई ग्रामीण एरिया हो जो बहुत ही रूरल, बहुत पिछड़ा इलाका हो, तो वहाँ पर लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे, इलिटरेट होंगे, तो उस केस में ऐसी कोई बात सुनने को मिल सकती है कि वो SMS का इस्तेमाल ना कर पा रहे हों, फ़ोन का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ बातें करने के लिए किया होगा। लेकिन अगर किसी भी पढ़े लिखे आदमी के हाथ में मोबाइल है, ही मस्ट बी यूजिंग द SMS सर्विस, चाहे वो हिंदी में लिख रहा हो, इंग्लिश में लिख रहा हो, और अब तो ये चीज़ें रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पैराग्राफ है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM रीजनल स्टैंडर्ड। इट इज द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस alphanumeric at a mobile phone. SMS like email is a store and forward service that utilizes gateway to send messages from senders to the recipients. तो जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि ये जो चैप्टर है ये एक रिपोर्ट है जो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के पटना एडिशन में छपी थी और इसको लिखने वाले थे मिस्टर कुणाल वर्मा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और इसका इस्तेमाल सबसे पहले GSM मोबाइल सेट्स में शुरू हुआ था, एक डिजिटल स्टैंडर्ड के तौर पर कि भाई GSM मोबाइल सेट सपोर्ट करने वाले सारे मोबाइल्स में ये फीचर मैंडेटरी होगी और ये ज़रूर होगी। तो आखिर SMS है क्या? SMS इज़ मोर लाइक ईमेल। SMS ईमेल के जैसा नहीं है। यहाँ पे लिखा तो है मोर लाइक ईमेल, लेकिन मैं ऐसे कहूँगा कि SMS ईमेल के जैसा नहीं है, क्योंकि ईमेल के लिए आपका अपना ईमेल आईडी होना ज़रूरी होता है और जिसे आप भेज रहे हैं उसके पास में भी उसकी ईमेल आईडी होना ज़रूरी होता है। और SMS के लिए आपका ईमेल आईडी या जिसे आप भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी या ऐसी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं होती। यू जस्ट नीड ए मोबाइल नंबर, ए सेंडर्स मोबाइल नंबर एंड रिसीवर्स मोबाइल नंबर। और इसमें हम लोग करते क्या हैं, हम लोग SMS टाइप करते हैं और हमारा मोबाइल अगर ये GSM सपोर्टेड है तो इसके ज़रिए हम लोग इसे टारगेट ऑडियंस को या अपने रेसिपिएंट को या अपने किसी रिश्तेदार को या जिससे भी हम बातें करते हैं, जिसका फ़ोन नंबर हमारे पास है, हम लोग उसके पास में भेज सकते हैं। अच्छा, तो अब एक बात ये सोचने की है कि SMS की ज़रूरत पड़ती क्यों है। सपोज करो कि आप किसी दोस्त से कोई बात करना चाहते हो और वो फ़ोन उठा नहीं रहा है, वो फ़ोन के पास में मौजूद नहीं है। ऐसा भी हो सकता है उसने फ़ोन को वाइब्रेशन मोड में रखा हो, मीटिंग मोड में रखा हो, वो मीटिंग में बिजी हो और अभी फ़ोन उठाने की स्थिति में ना हो,
या उसे ऐसा फील होता कि अगर वो फ़ोन अभी उठाएगा तो वो शायद डिस्टर्ब ना हो जाए, जो काम वो कर रहा है उससे उसका कंसंट्रेशन भंग ना हो जाए। तो इन दैट केस, तो हर इस तरह की स्थिति के लिए SMS इज़ वेरी यूजफुल सर्विस। हम लोग SMS की मदद लेते हैं। SMS में हम लोग कर क्या सकते हैं कि हम लोग अपने जिस बंदे को, जिस आदमी को, जिस फैमिली मेम्बर को, जिस किसी को भी अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो उसे हम रिटन फॉर्म में टाइप करके भेज सकते हैं। और इसके लिए बस ज़रूरी यही है कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और जिसे आप भेजना चाहते हैं उसके पास में भी मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और ये एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। However, messages are not sent directly from the sender to the receiver, but are routed through a short messaging service center, that is SMSC, run by the service provider. तो क्या अगर हम SMS टाइप करके मैसेज भेजते हैं तो ये सीधे सीधे उस मोबाइल नंबर पर चला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी मैसेज हम लोग टाइप करते हैं वो पहले हमारे सर्विस प्रोवाइडर के SMSC शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर पर जाता है और वहाँ से फिर वो रूट होता है हमारे टारगेट को। टारगेट का मतलब है टारगेट रेसिपिएंट, जिसे हम मैसेज भेजना चाहते हैं, जो इस SMS की मंजिल होगी। सो दिस इंश्योर्स दैट मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर डेस्टिनेशन का, जिसे आप मैसेज भेजना चाहते हैं, उसका मोबाइल स्विच ऑफ भी है या कवरेज एरिया के बाहर भी है तो भी ये मैसेज उसके पास जाएगा। कैसे जाएगा? आपका मैसेज पहले जाएगा SMSC शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर पे और वहाँ से ये रूट होगा उसके पास में जिसे आप ये मैसेज भेजना चाहते हो। तो ये बहुत ही यूजफुल सर्विस है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सपोज किया कि अगर उस बंदे ने अभी मोबाइल ऑफ किया हुआ है और आधे घंटे के बाद में अपना मोबाइल ऑन करता है तो भी आपका मैसेज उसे डिलीवर हो जाएगा। The SMSC stores the message and forwards it when the mobile is switched on or enters the network area. Normally messages are delivered instantly, but at times there can be delay of some hours due to congestion. और कभी कभी अगर नेटवर्क में कंजेशन हो, ट्रैफिक का लोड हो, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हों, फ़ोन कर रहे हों और रूट एक ही हो, चैनल एक ही हो, तो कभी कभी इस काम में थोड़ा सा डिले हो सकता है। हालांकि ये चीज़ें आमतौर पर इंस्टेंटली डिलीवर हो जाती हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया हो या बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, ऐप होते हैं जिसमें जब हम लॉगिन करते हैं तो OTP की ज़रूरत होती है। और ये OTP क्या है? आप जिस भी ऐप, जिस भी वेबसाइट या बैंक की सर्विस को यूटिलाइज करते हैं उसके साथ अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो वो कंफर्म करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड, सीक्रेट कोड, वो 4 डिजिट का हो सकता है, 6 डिजिट का हो सकता है, वो भेजा जाता है। और अगर आप उसे पढ़ पाते हैं, उसे फीड करते हैं, तो तभी आप उस वेबसाइट में, उस ऐप में या उस बैंकिंग सर्विस में लॉगिन कर पाते हैं। तो आप सोचिए कि ये काम तो इंस्टेंटली होता है ना। जैसे ही आप लॉगिन करने के लिए क्लिक करने की कोशिश करते हैं वो तुरंत वो मैसेज वहाँ से आ जाता है और 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर में आपके मोबाइल नंबर पर वो सीक्रेट कोड आएगा, आप फिलअप करते हो और आप लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं। The beauty of SMS is that messages can be sent and received even while making voice calls. This is possible because a voice call takes over a dedicated radio channel for the duration of the call, while the short messages travel over and above the radio channel using the signaling path. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और ये इस टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांटेज वाली बात है कि जब आप बातें कर रहे होते हैं तब भी उस जगह पे, उस नंबर पे आप SMS कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वॉइस कॉल जो है वो एक डेडिकेटेड रेडियो चैनल को उस समय के लिए यूज़ कर रहा होता है। और इसी वजह से ये जो शॉर्ट मैसेज है, हमारा मैसेज है, SMS है, वो उस पाथ पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा चुका होता है। तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि SMS का इस्तेमाल आजकल वेरिफिकेशन के लिए भी यूज हो रहा है, ऑथेंटिकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चैप्टर के आखिर में भी बात करेंगे।
The process of sending messages and reading them generally varies from handset to handset. However, confirmation of message delivery is immediate and there is always an alert signal to convey the arrival of a message. आजकल एक बात होती है मोबाइल्स में कि जो भी ऐप या सर्विस आप इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने उसका नोटिफिकेशन सर्विस ऑन करके रखा है कि नहीं। तो अगर आपने उसका नोटिफिकेशन सर्विस ऑन करके रखा है, तो अगर उस ऐप में, उस प्रोग्राम में, उस सर्विस में कोई भी बात होती है, कोई लेटेस्ट अपडेट आता है, किसी भी तरह का डेटा आता है, तो नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत ही पता चल जाता है। और इस चीज़ की शुरुआत मेरे ख्याल से सबसे पहले एसएमएस सर्विस में ही हुई है कि जब एसएमएस सर्विसेज इंस्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाने लगी, डिलीवर होने लगी, तो मैसेज तुरंत कैसे पता चले आपको। तो इसके लिए जैसे ही आप चाहे फ़ोन पर बात कर रहे हो, इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, कोई ऐप चला रहे हो, अगर आपके नाम का कोई मैसेज आता है तो आपको तुरंत ही अलर्ट सिग्नल आ जाता है और आप चाहें तो उसे फ्लोटिंग मोड में वहीं के वहीं मैसेज भी देख भी सकते हैं। SMS मैसेजेस आर इमीडिएट बट नॉट साइमल्टेनियस लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। यहाँ पर एक और बात है कि SMS मैसेज जो है वो इमीडिएट है, इंस्टेंट तो है, तुरंत डिलीवर हो जाता है, लेकिन ये IMS इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के जैसा नहीं है, which allows virtual real time text conversation with people who are simultaneously logged on to the internet। IMS एक वो सर्विस होती है जिसमें दो लोग वर्चुअली एक दूसरे के साथ में हाथों हाथ टेक्स्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, टाइप करके बातचीत कर सकते हैं, अगर वो इंटरनेट पर लॉगिन किया हुआ है उन्होंने तब। Access to SMS is generally free and beginner has only to register the network service center into his her handset। The message service center for BSNL is 919434099997। तो आमतौर पर ये बात इस किताब में, इस चैप्टर में लिखी हुई है, लेकिन मुझे लगता है और हम लोगों ने प्रैक्टिस में देखा है कि आजकल लोगों को मोबाइल खरीदने के साथ और अगर उसमें उन्होंने एक रजिस्टर्ड सिम कार्ड लगाया हुआ है जो कि एक्टिव है, तो उन्हें अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती SMS सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप फ़ोन कर सकते हो तो आप SMS भी कर ही सकते हो। The launch of SMS opened a new vista in the field of text communication, providing a new easy way to the people to communicate। The limitation of characters 160 for the GSM networks at present or the tedious process of typing from the small handset keypad failed to deter the spirit of enthusiasm। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आजकल के समय में SMS सर्विस जब से शुरू हुआ है, जब से इस्तेमाल होना शुरू हुआ है इस टेक्नोलॉजी का, इसकी वजह से टेक्स्ट कम्युनिकेशन में और भी कई सारी चीज़ों में, कम्युनिकेशन के चैनल्स में लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। आप चाहो तो ऑनलाइन मैसेज भेज सकते हैं, ऑफलाइन मैसेज भेज सकते हैं। आप जो बातें कह करके नहीं बताना चाहते, आप उसे टाइप करके बता सकते हैं। और छोटी छोटी नहीं, आप बड़ी बड़ी बातें भी लिख सकते हैं। 160 कैरेक्टर्स, दैट इज़ नॉट ए स्मॉल मैसेज। 160 कैरेक्टर हालांकि छोटा मैसेज नहीं होता। 160 कैरेक्टर में आप चाहें तो कई बातें लिख सकते हैं। और अगर एक SMS से, एक मैसेज से बात ना बने तो आप एक से ज़्यादा मैसेज भी भेज सकते हैं। ये अलग बात है कि पहले के समय में छोटे छोटे हैंडसेट हुआ करते थे, तो उसमें लोगों के लिए टाइप करने में दिक्कत होती थी। आमतौर पर कीपैड पर एक एक की पर 3-3 लेटर्स बने होते थे और एक एक लेटर को टाइप करने के लिए उन्हें 3-3 बार, 4-4 बार टाइप करना होता था। अब ऐसा नहीं है। जब से स्मार्टफोन की बात है, या स्मार्टफोन से पहले भी अगर कहें तो जब से फ़ोन्स में क्वार्टी कीबोर्ड आने लगा है, मुझे लगता है इन चीज़ों की शुरुआत ब्लैकबेरी से ज़्यादा हुई, तो तब से लोगों के लिए मैसेजेस टाइप करना बहुत ही आसान बात हो गई है और ये कोई टीडियस काम नहीं है। और जब ये बातें क्वार्टी कीबोर्ड के साथ में अवेलेबल नहीं थी, क्वार्टी कीपैड सेट वाले फ़ोन अवेलेबल नहीं थे, छोटे छोटे फ़ोन ही हुआ करते थे जिसमें 1 से लेकर के 9 तक के ही नंबर होते थे और उसी नंबरों पर ही 2-2, 3-3 अल्फ़ाबेट्स भी होते थे। तब भी लोग मैसेज करने से चूकते नहीं थे और इसका बखूबी धड़ल्ले से इस्तेमाल करते थे।
So the SMS revolution that took roots in Europe slowly spread to other parts of the globe, especially Asia. तो ऐसा बताया जा रहा है कि SMS सर्विस की शुरुआत, इस क्रांति की शुरुआत पहले यूरोप में धीरे धीरे फैलनी शुरू हुई और उसके बाद ये दुनिया के बाकी क्षेत्रों में फैलती चली गई और उसके बाद एशिया में भी इसका फैलाव हो गया। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज believed to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in the UK, SMS has come a long way today. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं दिसंबर 1992 की, जब पहली बार एक पर्सनल कंप्यूटर से एक मोबाइल फ़ोन पर वोडाफोन के GSM नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक SMS भेजा गया। तो 1992 और आज हम आ चुके हैं 2021 में, तो ये 19 साल का सफ़र है, 20वां साल है। तो आप समझ सकते हैं कि इन 19-20 सालों में SMS की दुनिया में कितने सारे चेंजेस हुए हैं, कितने सारे अपग्रेडेशन हुए हैं। आप सोचो कि अभी आप जब मैसेज करते हैं तो आपको डिलीवरी रिपोर्ट का भी पता चल जाता है, बंदे ने मैसेज पढ़ा है या नहीं ये भी पता चल जाता है। तो SMS की दुनिया में इतने सालों में काफ़ी कुछ हुआ है। पहले लोग आमतौर पर पर्सनल SMS भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये बात हुई कि ठीक है, लोग ग्रुप बना करके एक से ज़्यादा लोगों को SMS भेजा करते थे और आजकल तो इसका इस्तेमाल प्राइवेट बिजनेस कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। बैंकिंग सर्विस के बारे में, रेलवे की सर्विस के बारे में तो कह ही नहीं सकते कि अगर वहाँ पर SMS का इस्तेमाल करना बंद हो जाए तो आपको कितनी सारी दिक्कत होने वाली है। कई सारी कंपनियों ने, कई सारे पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने जो टोल फ्री नंबर दिया है, अब कई जगहों पर ऐसी भी बात होती है कि अगर आप कोई डिटेल्स जानना चाहते हो तो यू हैव टू गिव ए मिस कॉल ओनली, आपको फ़ोन नहीं करना है, यू हैव टू गिव ए मिस कॉल और वहाँ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाती है। So judging by its success, at present, not many would believe that SMS had a very silent beginning. Not even the cellular operators could comprehend the potential of this sleepy technology initially and cared little to advertise it as an attraction for mobile users. तो अगर हम लोग इसकी सफलता को जज करने की कोशिश करें तो कोई भी इस बात को अभी के समय में नहीं मानेगा कि ये SMS सर्विस कितनी धीरे धीरे, कितनी साइलेंटली इसकी शुरुआत हुई थी और उस समय सेलुलर ऑपरेटर्स को जो भी कंपनियां मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करती हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहा होगा, इसके पावर का, इसके यूटिलाइजेशन का, इसके सक्सेस का, इसके पोटेंशियल का अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि ये टेक्नोलॉजी आगे चल करके इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली है और लोग इसका इस तरीके से वाइडली इस्तेमाल करने वाले हैं। और आजकल तो एडवर्टाइजिंग का भी एक बहुत बड़ा जरिया है ये। बस किसी भी कंपनी को आपका मोबाइल नंबर चाहिए, वो आपके पास में अपने प्रोडक्ट के प्रचार के बारे में मैसेजेस भेज सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने भी चुनाव में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब तो ऐसा भी है कि आपकी पहचान आपका आधार नंबर ही नहीं है, आपका मोबाइल नंबर भी है। However, all that is history now. Today, every market player from cellular operators to mobile handset manufacturers is keen to capture its share of the pie. Nokia recently launched the first Hindi compatible handsets 3350 to give its users the option of sending messages in Hindi. मुझे लगता है कि ये जो रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये 6 से 8 साल पहले की होगी, क्योंकि इसमें चर्चा है नोकिया के हिंदी सपोर्ट करने वाले 3350 हेडसेट के बारे में, हैंडसेट के बारे में। तो ये 8 से 10 साल पहले की बात होगी, 8 साल से पहले की बात होगी जब नोकिया कंपनी ने अपने मोबाइल में ये फीचर दिया था कि लोग मैसेजेस को हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं और उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, एक नंबर से दूसरे मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। अब तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप मैसेजेस में बहुत सारी भाषाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है 30 से ज़्यादा भाषाएं अवेलेबल होंगी अपने देश में और सारी मोबाइल ऑपरेटर्स
कंपनियां, सारे सेलुलर फ़ोन ऑपरेटर्स कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। ये अब सिर्फ नोकिया की बात नहीं है। Buoyed by the success of SMS, the industry is now preparing for more advanced MMS or multimedia messaging service, which would enable pictures, sounds, and longer formatted text to be sent to other MMS-enabled terminals or email address via the mobile। तो इसमें यही बात बताई जा रही है। यहाँ पे एक नया शब्द है आपके लिए, आप इसे जरूर नोट करें, इस्तेमाल करें। BUOYED, बायोड। इसका मतलब है इनकरेज्ड, प्रोत्साहित होकर के, मोटिवेटेड होकर के। तो एसएमएस की सफलता से प्रोत्साहित होकर के, इनकरेज होकर के अब तो मोबाइल इंडस्ट्री और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयारी कर रही है, जिसको वो एसएमएस के साथ में एडवांस टूल के तौर पर हमें दे सकती है, इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को दे सकती है। जैसे कि एमएमएस की बातें होती है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, कि आप सिर्फ एसएमएस टेक्स्ट मैसेज ही नहीं भेजेंगे, उसके साथ में आप पिक्चर्स भी भेज सकते हैं, साउंड क्लिपिंग भी भेज सकते हैं, फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, बशर्ते कि जिसे आप भेज रहे हैं उसका मोबाइल एमएमएस इनेबल टर्मिनल हो और उसके पास में कुछ जगहों पर आप मैसेज को ईमेल पर भी भेज सकते हैं मोबाइल के जरिए। अगर हम आज के बारे में अभी बात करें कि थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप की बात करें, तो क्या लगता है अगर एसएमएस सर्विस की शुरुआत नहीं होती तो आज के दिन में व्हाट्सएप इतना पॉपुलर होता क्या? तो हम लोग तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है या इस तरह की और भी चैटिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं, स्नैपचैट हैं, हाइक है, रिलायंस का भी एक चैटिंग सर्विस था, टेलीग्राम है, तो इन सब का बैकबोन क्या है? इन सारे ऐप्स की सफलता के पीछे, इन सारे ऐप का जो बैकबोन है वो एसएमएस सर्विस ही तो है। और आप सोच रहे हो, आप सोच करके देखिए कि आजकल के समय में आप व्हाट्सएप के बिना, फेसबुक के बिना आप रह सकते हो क्या? और फेसबुक को ऐसा लगा तभी तो उसने व्हाट्सएप को टेक ओवर किया। तो एसएमएस का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है और एसएमएस की वजह से आगे मोबाइल टेक्नोलॉजी में, ऐप की दुनिया में, कम्युनिकेशन की दुनिया में इतने सारे डेवलपमेंट्स होने जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल के बाद हमें ऐसा सुनने को मिले कि अब गवर्नमेंट की तरफ से व्हाट्सएप पर भी लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है। मैंने अभी भी देखा था कोविड के बारे में, गवर्नमेंट सरकार की जो सर्विसेज हैं उनके जो कुछ नंबर्स हैं, कुछ ऐप हैं, उसके जरिए व्हाट्सएप पर डिटेल्स भेजी जाती हैं, एसएमएस भेजे जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो अब तो 2 चैनल हो गए, या तो उस कंपनी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको एसएमएस भेजा जाएगा या फिर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जाएगा। और इसे लोग सिक्योरिटी के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जितने बहुत सारे ऐप हैं जहां पर अगर आप लॉगिन करना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका मोबाइल नंबर ही पासवर्ड के लिए हेल्पफुल होगा। एक ओटीपी वहां से भेजा जाएगा और आपको वो ओटीपी फिलअप करना होगा, तभी आप ये काम कर सकते हैं। अगर एसबीआई की बात करें और भी बैंकिंग सर्विसेज में ऐसा है कि अगर ट्रांजैक्शंस, रुपये का ट्रांसफ़र कंफर्म करना हो तो उस तरह के केसेज में वो एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड के तौर पर एक ओटीपी मांगते ही मांगते हैं। कई जगहों पर ये चीज़ें जो हैं लिमिटेशन के साथ में है कि अगर इतने रुपये से ज़्यादा का ट्रांसफ़र करना है तो उस केस में आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। तो अगर एसएमएस सर्विस नहीं होगी तो आप करेंगे कैसे? तो एसएमएस का हमारी दुनिया में इतना बड़ा रोल है। तो एसएमएस की बात हम लोग करें तो आप सोच करके देखिए कि अभी से 25 साल पहले जब लोगों के पास में मोबाइल सेट भी अवेलेबल नहीं होते थे तो लोग टेलीग्राम कैसे करते थे? वो जो बोलते हैं ना, बेतार का तार, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजना बहुत अर्जेंट होने पर। और मुझे याद है कि उस टेलीग्राम के मैसेज को भी देश के एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचने में कभी कभी 3 से 4 दिन लगते थे। और अभी तो बस आप टाइप करो, भेज दो, है ना? अच्छा, तो मैं अब इसमें इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें जो ग्लॉसरी में कुछ नए शब्द आए हैं जिसके बारे में इस चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि अगर आप अपनी अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, स्ट्रेंथन करना चाहते हो, अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो,
तो इन सारे वर्ड्स को आपको नोट करना चाहिए, इनका मीनिंग समझना चाहिए और फिर सेंटेंसेज में, बोलने में, लिखने में इस्तेमाल करना चाहिए। सो द वर्ड्स आर कंसीव्ड मीन्स इमेजिन्ड और थॉट फर्स्ट टाइम। अल्फान्यूमेरिक वेरी इजी वर्ड कंटेनिंग बोथ लेटर्स एंड नंबर्स। recipient, a person who receives something. There is a word related with recipient, that is sender. तो एक होगा भेजने वाला, दूसरा होगा रिसीव करने वाला, that is recipient. Simultaneous, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है साथ साथ। Occurring or operating at the same time. Access, way of approach or entry और admittance, अगर हम कोई सर्विस इस्तेमाल कर पा रहे हैं, that is we can access it. विस्टा, VISTA, ये नाउन है, इसका मतलब है लॉन्ग नैरो व्यू एज बिटवीन रो ऑफ ट्रीज। इसका मतलब ये होता है कि अगर झरोखा, जहाँ से दो पेड़ों के ओट के पीछे से, जहाँ से आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें होने को हैं। टीडियस, सो इट इज एडजेक्टिव। टायरसमली लॉन्ग, वेयरीसम, मतलब कोई काम जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, मुश्किल हो, जो करना अच्छा ना लगता हो, थोड़ा सा भारी लगता हो। डिटर, इट इज वर्ब डिस्करेज और प्रिवेंट ESP फ्रॉम फियर। कॉम्पिटेबल, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम लोग कहते हैं ना कि ये फ़ोन एंड्रॉयड कॉम्पिटेबल है या नहीं है, ये टेलीविज़न एंड्रॉयड कॉम्पिटेबल है या नहीं है। सो कॉम्पिटेबल मीन्स एबल टू को एग्जिस्ट और वेल सूटेड। मैंने लास्ट में एक वर्ड नोट कराया था, BUOYED, तो ये वर्ब है बायोड, दैट इज इनकरेज्ड। तो मैं आप सब लोगों से चाहूँगा कि एक बार फिर से आप इस चैप्टर को पढ़ें और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर करने की कोशिश करें। आगे चल करके हो सकता है कि मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर भी डालूं, जिसमें मैं आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर सकूं। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है, जिसका नाम था साइलेंट रिवॉल्यूशन। तो मैं आप सब लोगों का विचार, आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा। तो आप ये ऑडियो लेक्चर सुने, वीडियो देखें और इस पर अपने कमेंट्स टाइप करें, और इस YouTube चैनल को न्यू एज कोचिंग, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त लोगों में, अपने स्टूडेंट्स के बीच में शेयर भी करें, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया जरिया है आपको अपने चैप्टर्स पढ़ने का, रिवाइज करने का, नोट्स बनाने का। सो हैप्पी लर्निंग। फिर से मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। ओके, बाय बाय।